मुंबई में रहने वाला राजेंद्र हाई स्कूल में पढ़ता था। उसके पापा की कपड़ों की दुकान थी। राजेंद्र स्कूल से आकर कभी पढ़ाई नहीं करता था। कभी वो अपनी दोस्तों की बाइक पर घूमने जाता और कभी दोस्तों की कार में बैठकर घूमता। आवारागर्दी करने के कारण राजेंद्र हाई स्कूल में फेल हो जाता है। या तो तुम पढ़ाई करो वरना मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा और तुम्हें अपना खर्चा खुद संभालना पड़ेगा। राजेंद्र कुछ दिन पढ़ाई करता है, लेकिन फिर उसका पुराना रूटीन शुरू हो जाता है। दोस्तों के साथ घूमना, मूवी देखने जाना। राजेंद्र हाई स्कूल में 4 बार फेल हो जाता है। फिर उसके पापा उसकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं और उसे अपनी दुकान पर काम करने के लिए रख लेते हैं। कुछ दिनों बाद राजेंद्र के पापा की मृत्यु हो जाती है। राजेंद्र अपने कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। अरे भाई, ये पैंट कितने की है? 450 की। 400 में दोगे? नहीं, लेना है तो लो वरना भाड़ में जाओ। धीरे धीरे लोगों ने उसकी दुकान पर आना बंद कर दिया और कपड़ों की दुकान बंद हो गई। तब राजेंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। एक दिन वो अपने पापा की तस्वीर के सामने बैठकर रो रहा था। पापा, काश मैंने आपकी बात मान ली होती। काश मैंने आपसे बिजनेस करना सीख लिया होता। सुनिए जी, अब रोने धोने से काम नहीं चलेगा, कोई और धंधा ढूंढिए। राजेंद्र काम की तलाश में बाजार में जाता है। राजेंद्र को बहुत तेज प्यास लगती है। वो एक नींबू पानी वाले से नींबू पानी पीता है। राजेंद्र के दिमाग में आइडिया आता है, क्यों ना मैं यही काम करूं। वो एक ठेला खरीदकर रोड पर नींबू पानी बेचने लगता है। राजेंद्र अब ग्राहकों से बात करते समय अपने व्यवहार का विशेष ध्यान रखता और बहुत प्यार से बात करता है। भैया, 1 गिलास नींबू पानी देना। हाँ हाँ बेटा, ये लो। बच्चा अपनी जेब में हाथ डालता है। भैया, आज मैं पैसे घर भूल गया। कोई बात नहीं, पैसे कल दे देना। राजेंद्र के अच्छे व्यवहार के कारण उसकी दुकान कुछ ही दिनों में फेमस हो जाती है और वहां पर नींबू पानी पीने वालों की भीड़ लगने लगती है। बड़े बड़े घर के बाइक और कार वाले लोग भी राजेंद्र के पास नींबू पानी पीने आते हैं। एक दिन एक लड़की कार से उतरती है और राजेंद्र से नींबू पानी मांगती है। लीजिए मैडम, नींबू पानी। मैडम, आपकी कार तो बहुत सुंदर है। थैंक यू, मेरे पास ऐसी 4-5 कारें हैं। लड़की की बात सुनकर राजेंद्र के मन में लालच आ जाता है। वो सोचता है कि इस तरह नींबू पानी बेच बेच कर तो वो शायद कभी अमीर नहीं बन पाएगा। अगर एक कार मैं चुरा लूं तो इसमें उस लड़की का क्या जाएगा? उसके पास तो और भी कारें हैं। अगली बार जब वो लड़की आती है तो राजेंद्र बातों ही बातों में उसका एड्रेस पूछ लेता है। रात में वो कंबल ओढ़कर उसी एड्रेस पर पहुंच जाता है और कार चुरा लेता है। एक दिन एक छोटा लड़का अपनी साइकिल से राजेंद्र के पास नींबू पानी पीने आता है। अरे वाह, तुम्हारी साइकिल तो बहुत अच्छी है। हाँ, मेरी मम्मी ने बर्थडे पे गिफ्ट की है। राजेंद्र सोचता है, क्यों ना वो ये साइकिल चुरा ले और अपने लड़के को गिफ्ट कर दे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम चिंटू है। तुम्हारे घर पर कौन कौन रहता है? चिंटू सारी बातें राजेंद्र को बता देता है और ये भी बताता है कि 2 दिन बाद सारे लोग किसी शादी में जा रहे हैं। 2 दिन बाद राजेंद्र चिंटू के घर जाकर उसकी साइकिल चुरा लेता है और अपने लड़के को दे देता है। अगले दिन चिंटू बहुत उदास होकर आता है। अरे क्या हुआ चिंटू? किसी ने मेरी साइकिल चोरी कर ली। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। आज मैं तुम्हें नींबू पानी फ्री में पिलाऊंगा। सच में? आप बहुत अच्छे हैं। चिंटू और राजेंद्र का लड़का एक ही स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। चिंटू लड़के को साइकिल से स्कूल आते देख लेता है और सारी बात समझ जाता है और घर आकर अपनी मम्मी को सारी बात बताता है। कल कार लेकर मैं उसके पास जाती हूँ, वो मुझे नहीं जानता। चिंटू की मम्मी अगले दिन राजेंद्र के पास जाती हैं। भैया, एक नींबू पानी बढ़िया वाला बनाना। राजेंद्र
मैडम से भी एड्रेस वगैरह सब कुछ पूछ लेता है। राजेंद्र रात में चिंटू की मम्मी के बताए एड्रेस पर पहुंच जाता है। जैसे ही राजेंद्र कार में बैठता है, चिंटू की मम्मी लाइट जला देती हैं और राजेंद्र को रंगे हाथों पकड़ लेती हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे स्कूल में बाइक और कार चलाने का शौक था, इसलिए मैंने ये सब चोरियां की। राजेंद्र रोने लगता है। ये देखकर चिंटू की मम्मी उसे माफ कर देती हैं। ये कहानी है एक मजदूर की। छगन सेठ लालचंद जी के खेतों में काम किया करता था। सेठ लालचंद का खेत गांव में सबसे बड़ा खेत था और वहाँ कई मजदूर काम किया करते थे। दिन के अंत में सेठ लालचंद अपने मजदूरों को उनका मेहनताना दिया करते थे। वैसे तो सेठ लालचंद बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने मजदूर पर निगरानी रखने के लिए कालिया को रखा था। अरे ओ कमला, कब से देख रहा हूँ वहीं बैठी हो। इतना आराम करोगी तो मजदूरी नहीं मिलेगी, समझी? अरे भाई, मेरी तबीयत खराब है। वो सब मैं नहीं जानता, काम पे आई हो तो काम करो। कालिया अक्सर मजदूरों को खरी खोटी सुनाया करता था। एक दिन की बात है, छगन एक हाशिए से फसल काट रहा था कि उसका ध्यान भटका और उससे हाशिया लग गया। कुछ मजदूर उसकी ओर दौड़े। एक औरत ने उसकी मलहम पट्टी की और फिर सारे मजदूर काम करने लगे। कुछ देर बाद कालिया आया। अरे छगन, क्यों बैठा है तू? भाई, उसके हाथ में चोट लग गई है हाशिए से। काम पे तो ध्यान होता नहीं है और मजदूरी पूरी चाहिए इन लोगों को। अब इनकी मलहम पट्टी का भी खर्च झेलो। एक दिन सेठ को कंगाल बना के छोड़ेंगे ये। कालिया की खरी खोटी सुनकर छगन को गुस्सा आ गया। वो बिना कुछ बोले घर निकल गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारा माजरा बताया। बेचारी चोट देखकर रोने लगी। अरे पगली, तू क्यों रो रही है? कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। ये चोट तो ठीक हो जाएगी, लेकिन उसका क्या जो कालिया आपको हमेशा बातें सुनाया करता है? उसका क्या, उसकी तो आदत ही है। मैं क्या बोल रही हूँ? क्या आप मजदूरी करना छोड़ नहीं सकते? मजदूरी नहीं करूँगा तो करूँगा क्या? हम मुर्गियाँ खरीद के अंडे बेच सकते हैं। और मुर्गियों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मेरा क्या, बाप दादा विरासत में कोई खजाना थोड़ी ना छोड़ के गए हैं। माला ने अपने हाथों के दोनों कंगन निकाले और कानों की बालियां भी। गहने सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि जरूरत के समय काम आने के लिए भी होते हैं। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। माला की अधिक जिद करने पर छगन ने वो गहने ले लिए। छगन और माला बाजार गए और वहाँ उन्होंने वो गहने एक सोनार के पास गिरवी रख दिए और उन्हें 2000 रुपए मिल गए। फिर माला और छगन एक मुर्गी वाले के पास गए। भाई, एक मुर्गी कितने की है? वैसे एक मुर्गी 100 रुपए की है, लेकिन अगर आप 10 मुर्गियाँ लो तो मैं एक मुर्गी मुफ्त में दे दूंगा। अरे वाह! छगन ने व्यापारी को 1000 रुपए दिए और व्यापारी ने एक बड़ी सी टोकरी में 10 मुर्गियाँ और एक मुर्गा भर दिया। छगन और माला घर आए और फिर उन्होंने बैम्बू के टुकड़ों से मुर्गियों के लिए एक घर बनाया। मुर्गियों को अंदर खेलता कूदता देख माला और छगन बहुत खुश थे। अगले दिन माला ने सभी मुर्गियों के अंडे इकट्ठे किए। छगन उन अंडों को एक व्यापारी के पास ले जाता और उसे 10 अंडों के 30 रुपए मिला करते। ये उनका रोज का सिलसिला था। एक महीना बीत गया और आज छगन अपनी महीने की आमदनी गिन रहा था। एक दिन का 30 रुपए, मतलब महीने का 900 रुपए। और आपको मजदूरी मिलती थी 500 रुपए। मैं सोच रहा हूँ कुछ पैसे जोहरी को दे आऊं। नहीं नहीं, जो पैसे ज्यादा हैं उनसे और मुर्गियाँ खरीद लाएंगे, इससे और ज्यादा मुनाफा होगा। छगन ने माला की बात मान ली और वो व्यापारी से 5 मुर्गियाँ खरीद लाया। अब उन्हें रोज 15 अंडे मिला करते थे। ये देख माला बहुत खुश थी। अगले महीने जब छगन वापस हिसाब करने बैठा तो हर दिन का 45 रुपए, मतलब महीने का
1350 रुपए। अरे बाप रे। अब छगन को गणित समझ आ गया। अब अगले 3 महीने तक छगन 10-10 मुर्गियां खरीदता रहा। अब कुल मिलाकर छगन के पास 50 मुर्गियां थीं। अब से रोज उसे 150 रुपए मिला करते थे। ये देख वो बहुत खुश था। इस बार जब उसने हिसाब किया, पूरे महीने में 4,500 रुपए कमाए हैं। देखा, मैं ना कहती थी। हाँ, चलिए, कब तक मेरे हाथ खाली रहेंगे? दोनों सुनार के पास गए। 2,000 रुपए के ब्याज के साथ 2,250 रुपए हुए हैं। ये लीजिए। छगन ने पैसे दिए और जेवर वापस ले लिए। वहाँ छगन को एक नथनी दिखी। वो नथनी कितने की है? ज्यादा नहीं, सिर्फ 450 रुपए की। वो भी दे दीजिए। माला ने नई नथनी पहनी और वो बहुत खुश थी। इसके बाद छगन ने अपना अंडों का व्यापार जारी रखा और सिर्फ 1 साल में उसकी आमदनी 30,000 रुपए हो गई। अब उसका खुद का पोल्ट्री फार्म था। फार्म पे काम करने के लिए नौकर चाकर थे और उनकी छोटी सी कुटिया अब एक बड़ा सा बंगला बन गया था। अब छगन और माला अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। सिर्फ 1 साल पहले छगन एक मजदूर था और अब वो एक पोल्ट्री का मालिक। अगर माला जिद ना करती तो अब भी छगन मजदूर ही होता। इसीलिए बच्चों, कहते हैं कि सफलता के लिए सिर्फ एक अवसर की जरूरत है, जैसे छगन को मिला और वो सिर्फ 1 वर्ष में सफल हो गया। योगी और नीतू का सब्जियों का बगीचा था। दोनों मिलकर सब्जियां उगाया करते थे और फिर बाजार में ये सब्जियां बेचा करते थे। सब्जियां, ताजी ताजी सब्जियां, आलू, गोभी, मटर, टमाटर, ताजे ताजे। आलू 15 रुपए किलो, मटर 30। उनकी ताजी सब्जियों की बाजार में अच्छी मांग थी। कुछ ही समय में उनकी सारी सब्जियां खत्म हो जाया करती थी और वो लोग घर लौटा करते थे। घर पे उनकी बेटी रानी उनका इंतजार किया करती थी। रानी बीमार थी, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा समय आराम ही किया करती थी। माँ, पापा, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आप मेरे लिए पकौड़े लाए क्या? नहीं बेटा, आज बाजार में पकोड़े वाला आया ही नहीं। तेरे लिए पकोड़े तो नहीं लाए, लेकिन ये देख। वाह, आम। रानी को टाली हुई चीजें बहुत पसंद थी, पर वो चीजें उसके लिए जहर थी। रानी के दिल में छेद था और उसके ऑपरेशन के लिए ही उसके माँ पापा इतनी मेहनत कर रहे थे और हर दिन की कमाई से वो लोग ज्यादातर पैसे अलग कर दिया करते थे। आपको क्या लगता है, कब तक हम पैसे इकट्ठे कर पाएंगे? पता नहीं, पर हम कोशिश करते रहेंगे। रानी योगी और नीतू की जान थी। वो किसी भी हालत में बस रानी को ठीक करना चाहते थे। रोज सुबह 5 बजे दोनों खेतों के लिए निकल पड़ते थे। सुबह 9 बजे तक खेतों का सारा काम निपटा कर बाजार के लिए चल देते थे और यहाँ बाजार में घंटों कड़ी धूप में खड़े रहकर सारी सब्जियां बेचा करते थे। एक दिन की बात है, नीतू और योगी खेतों में काम कर रहे थे। क्या तुम आज अकेले बाजार जा पाओगी? चली तो मैं जाऊंगी, पर आप कहाँ जा रहे हैं? गर्मियां आने वाली हैं और गर्मियों में नींबू की बहुत मांग होती है, इसलिए मैंने नींबू के पौधे खरीदे हैं। वैसे भी बाजार में नींबू के दाम बढ़ रहे हैं। हाँ, जरूर जाइए। हमें कैसे भी करके जल्द से जल्द ऑपरेशन के पैसे जमा करवाने हैं। हाँ। नीतू सारी सब्जियां लेकर बाजार के लिए निकल गई और योगी नींबू के पौधे खरीदने निकल पड़ा। योगी एक पेड़ों की नर्सरी में पहुंचा। जी बोलिए, मुझे नींबू के पौधे चाहिए। भैया, एक भी पौधे नहीं है, सारे बिक गए। ठीक है। योगी दूसरी नर्सरी में गया। नींबू के पौधे हैं क्या? नहीं भाई, सारे खत्म हो गए। ठीक है। योगी कई और नर्सरी में गया, उसे कहीं भी नींबू के पौधे नहीं मिले। अरे अब क्या करूं?
सोचा था नींबू के पौधे से नींबू उगाकर बेचूंगा तो कुछ अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन मुझे तो एक भी पौधा नहीं मिला। योगी अपनी सोच में चल रहा था, तभी उसका ध्यान जंगल के बीच बने एक घर पर पड़ा। इस घर के बाहर बहुत बड़ा बगीचा था और पूरे बगीचे की हालत खराब थी। एक बूढ़ी औरत बहुत मुश्किल से इस बगीचे की सफाई करने की कोशिश कर रही थी। योगी उस बूढ़ी औरत के पास गया। क्या हुआ अम्मा, तुम्हारा बगीचा इतना बड़ा है पर इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? अब क्या बताओ बेटा, मेरे पास बड़ा बगीचा तो है पर इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। देख मेरी हालत, मैं बूढ़ी भला कैसे इतना सारा काम अकेले कर सकती हूँ। कोई बात नहीं अम्मा, मैं तुम्हारे बगीचे को साफ कर देता हूँ। और योगी बगीचे की सफाई में लग गया। उसने जंगल के पौधे काटे, मुरझाए हुए पौधों को निकाला और सारे पौधों की मिट्टी की अच्छे से सफाई की। सारे पौधों को पानी डाला। वाह, अब लग रहा है ना ये बगीचा बिल्कुल साफ सुथरा। तेरे हाथों में तो जादू है बेटा। अम्मा, मैं भी तो किसान ही हूँ, मेरा भी सब्जियों का बगीचा है। अच्छा है। ठीक है अम्मा, अब मैं चलता हूँ। अरे रुक रुक बेटा। बूढ़ी औरत अपने घर में गई और एक पोतली उसने योगी के हाथ में रख दी। ये क्या है? नींबू के बीज। तुझे नींबू उगाने हैं ना, जा इन्हें ले जा और अपने बगीचे में बो दे। आपको कैसे पता चला कि मुझे नींबू उगाने हैं? मुझे सब कुछ पता है। मैंने धूप में अपने बाल सफेद नहीं किए हैं। योगी ने वो पोतली ले ली और अपने घर की ओर चल पड़ा। योगी घर पहुंचा तो नीतू पहले ही घर पहुंच चुकी थी। बड़ी देर लग गई आपको। और नींबू के पौधे कहाँ हैं? किसी भी नर्सरी में नींबू के पौधे नहीं मिले। घर लौट रहा था तो जंगल में एक घर दिखा जिसके बाहर एक बड़ा बगीचा था। एक बूढ़ी औरत अकेले बगीचा साफ कर रही थी तो मैंने उसकी मदद कर दी और उसी में देर हो गई। ठीक है। और ये देखो, उस बूढ़ी औरत ने मुझे नींबू के बीज दिए हैं। पता नहीं उसे कैसे पता चला कि मुझे नींबू उगाने हैं। अजीब है। खैर छोड़िए, कम से कम हम इन बीजों को बो देते हैं। इस बरस नहीं तो अगले बरस नींबू के पौधों पर नींबू उग ही जाएंगे। हाँ, वो भी है। अगली सुबह योगी ने कुछ गड्ढे किए और उसमें नींबू के बीज डाल दिए और गड्ढों में मिट्टी भर दी। नीतू, जरा इन्हें भी पानी डालो। हाँ आई। नीतू ने जैसे ही उस जगह पानी डाला तो उन बीजों से तुरंत पौधे उगने लगे। दोनों हैरान हो गए और पौधा उगते ही उन पौधों पर नींबू लटकने लगे। लेकिन ये नींबू अलग थे। नींबू कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे। इतने चमकदार नींबू। योगी ने एक नींबू तोड़ा तो वो हैरान हो गया। वो नींबू सोने का था। नीतू, ये तो सोने का है, सोने का नींबू। सारे पौधों पर सोने के नींबू उगे थे। योगी और नीतू के तो भाग्य ही खुल गए। योगी ने वो सारे नींबू सोनार को बेच दिए और उनसे उसे ढेर सारे पैसे मिले। इन पैसों से उसने अपनी रानी का इलाज करवाया। मुबारक हो, ऑपरेशन सक्सेसफुल। अब आपकी बेटी किसी भी नॉर्मल बच्चे की तरह खेल कूद सकती है। ये सुनकर योगी और नीतू की आंखों में आंसू आ गए। योगी ने एक बड़ा बगीचा खरीद लिया और एक बड़ा घर भी। उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। नीतू, हमें उस बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। योगी नीतू और रानी को लेकर जंगल गया। वो घर यही तो था, अचानक कहाँ चला गया? वहाँ कोई घर नहीं था। योगी की मदद किसने की ये उसे भी नहीं पता। उसने भगवान का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगा।